हाँ जी सर, अगर इस तरह के पैटर्न को हम देखते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए, हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो सेंटर है वो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी डिज़ाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हुए चलाएंगे तो वो इस तरीके से मूव करेगा। अब इसमें पैटर्न के हिसाब से अगर हम समझें तो आप अगर इस डिज़ाइन को बार बार देखें तो आपको अगर वाइट पार्ट पे नज़र पड़ती है तो वहाँ आपको दिखाई देता है कि एक इस तरह की शेप है जिसको 4 बार घुमाया गया है। लेकिन अगर आप मेटल पे गौर करते हैं कि जो जाली का मेटल हमारे हमारे पास बचा हुआ है उसके अंदर एक सर्कल है, फिर से एक हाफ सर्कल है, यहाँ पूरा सर्कल है, और अगर सिर्फ सर्कल को देखें तो एक सर्कल ये हो गया, फिर इसी में ये सर्कल एक और हो गया, ये सर्कल एक, यानी सर्कल से बना हुआ ये डिजाइन है। जैसा आप इसको देखते जाएंगे वैसा वैसा आपको दिमाग में आता जाएगा। अगर हम इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो आप देखिए कि अगर इसी के ऊपर हम ट्रेसिंग करते हुए डिजाइन को बनाते हैं तो कंट्रोल को प्रेस करते हुए हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया। ऐसे सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि आउटलाइन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अब तक हम ये सीख रहे थे कि आउटलाइन अगर हमें मोटी करनी हो तो हम आउटलाइन पेन से उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी मोटाई को, उसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सर्कल की आउटलाइन इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ये हमें पता चल रहा है। ऐसे पहला स्टेप समझ में आ गया कि इस तरीके से एक पैटर्न हमारे दिमाग में आ गया कि उसको अगर 10-12 जितना किया हुआ है उसके हिसाब से बढ़ाएंगे तो हो जाएगा इस तरीके से। अब हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सेंटर पॉइंट से मूव करते हैं तो सेंटर से ही कीजिए इस तरीके से। अगर आप उस पॉइंट को इस तरीके से मूव करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिलान खाना चाहिए, मेल खाना चाहिए। अब दोनों ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रैग करते हैं तो इस तरीके से रोटेशन कर सकते हैं, जैसा कि रोटेशन आप देख रहे थे। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारी समझ में आ रहा है कि इसको ऊपर की तरफ किया जा सकता है, इसको नीचे की तरफ किया जा सकता है। आगे की तरफ दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ करते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं तो भी पैटर्न बन रहा है। अगर हम इन दोनों स्टेप को नीचे की तरफ भी लेके आते हैं तो भी यही पैटर्न बन रहा है इसी तरीके से। इसमें भी बीच के जो स्ट्रक्चर हमारे पास बने हुए डिजाइन हैं उनको अगर लेफ्ट साइड में और उनको अगर राइट साइड में भी किया जाए तो भी पैटर्न उसी तरीके से बन रहा है। समझ में आ रहा है सर ये? अब यहाँ आप देखिए कि हमने अभी तक रिपीट जो किया, कॉपी को रिपीट किया तो रिपीट करके बनाए। अब बीच का अगर स्ट्रक्चर हमें ये चाहिए, हमने बाहर इसको निकाल लिया है इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डिज़ाइन को चाहते हैं तो किसी भी तरीके से इसको बनाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत वही है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं तो उसका ध्यान रखना है कि उसको किसी भी रेशो के अंदर भी फिट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए डिज़ाइन के पैटर्न को हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम इसमें से किसी एक नोड को ऐसे मूव करते हुए यहाँ से नोड को ही पकड़ा है और दूसरी नोड के अंदर मिलान कर रहे हैं, यहाँ से ड्रैग करते हुए हम चल रहे हैं इसको मूव करते हुए, और इसी नोड को नोड से मिलान कर दिया। अगर हम रिपीट करते हैं कंट्रोल आर की मदद से तो कर सकते हैं। अगर हम इसमें ही सिर्फ पैटर्न को घुमाते जाएं, यानी इस पैटर्न को हम यहाँ से सेंटर पॉइंट देने के बाद कंट्रोल को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे मूव करें, इस तरीके से मूव करें यहाँ से, और राइट क्लिक करके छोड़ दें तो 4 बार ये रिपीट होता है। अब हमें पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से। अगर हम सेगमेंट से इसमें बाकी बचे हुए पार्ट्स को कट कर दें इस तरीके से तो हमारे पास ऐसी एक शेप बन गई है। इसको अगर हम रिपीट करें, यहां से ड्रैग करते हुए छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, वही कल की तरह मिरर रिपीट करना है, तो आप देखिए इसको मिरर रिपीट कर रहे हैं इस तरीके से कंट्रोल को प्रेस करते हुए, और आप रिपीट करते जा रहे हैं कंट्रोल आर की मदद से। सिंपल है सर। अब इसी में भी आपको नीचे की तरफ रिपीट करना है, तो आप कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि पैटर्न है रिपीट हो रहा है इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। अब बाकी का काम हमारा कंट्रोल शिफ्ट क्यू का है
और अगर हमें चाहिए कि ये पैटर्न जो बना है इसको थोड़ा बोल्ड करना है, बड़ा करना है, तो हम आउटलाइन को बढ़ाएंगे। आउटलाइन जितनी पहले की थी उससे ज़्यादा कर देंगे, 12 है तो, यानी अगर बोल्ड करना है, इसकी जो विड्थ है उसको बढ़ाना है, तो आप जितना बढ़ाना चाहें उतना कर सकते हैं। अगर कम करना है तो कम कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट्स जो आ रहा है इसको अगर इंच या mm में अगर आप करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं F12 की मदद से। F12 को सिलेक्शन करने के बाद पॉइंट्स की जगह अगर आप कोई भी यूनिट को चेंज करते हैं, जैसे कि इंच हो गया या mm हो गया, तो आप ओके करेंगे, यहाँ mm का पॉइंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप सिलेक्शन करेंगे ऊपर में आप देखेंगे कि यहाँ mm के हिसाब से पॉइंट दिया हुआ है, और इसको देखिए 2.5 mm करना है, 3 mm करना है, 5 mm करना है, जितना ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से कर सकते हैं। पहला स्टेप हमने देखा कि हमारे पास अगर पूरा सर्कल होता है, हम सर्कल्स को रिपीट करते जाएं, सिर्फ सर्कल को ही रिपीट कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना सर आप। और दूसरी बार में हम सर्कल को रिपीट तो कर रहे हैं, इनमें से एक सर्कल को नीचे की तरफ भी ले आते हैं, तो एक पैटर्न तो हमने बना दिया इस तरीके से। अगर हम इनमें से बीच के सर्कल को सिलेक्ट करें और इन सर्कल की जो नोड है उस नोड को ऊपर वाले सर्कल के बीच की नोड से मिलान कर दें, तो भी हम पैटर्न को रिपीट कर पाएंगे। कि अगर हमारे पास, हमें समझना है, डिज़ाइन को समझना है कि डिज़ाइन बना किन किन तरीकों से सकते हैं। अगर हमने इस डिज़ाइन को रिपीट करना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि यहाँ सिर्फ सर्कल बने हुए हैं, और सर्कल को भी हमने देखा कि इन सर्कल को अगर बीच में इस तरीके से फिट किया जाता है यहाँ तक, तो ये आगे निकल रहा था, इसलिए हमने इसको काट दिया, इसको डिलीट कर दिया, ये वाले पैटर्न को डिलीट कर दिया। अब बीच में से हमें सेलेक्ट करना है तो ड्रैग करते हुए कर सकते हैं। जैसे ही हम ड्रैग करते हुए सिलेक्शन करते हैं, आप इसको भी रिपीट कर सकते हैं नीचे की तरफ और कंट्रोल R कर सकते हैं। देखिए कोई मुश्किल नहीं है सर ये डिज़ाइन। अब इसमें जो स्ट्रक्चर हमें चाहिए, जो पैटर्न चाहिए, उसके हिसाब से हम कट कर लेंगे, वही सेगमेंट डिलीट रहेगा। आपको बाहर की आउटर को कट कर देना है क्योंकि बाउंड्री है वो लगानी है, तो बाहर की सारी लाइंस को कट करने के लिए ड्रैग करना है और सेगमेंट डिलीट से काट देना है। अब आपने जो तरीके देखे हैं, डिज़ाइन वही है, पैटर्न वही बना रहा है, सारा का सारा सिस्टम उसी तरीके से चल रहा है। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट को इसको बाउंड्री दें तो बाउंड्री दे सकते हैं उसी तरीके से। हमें बाउंड्री को अगर फिक्स एंगुलर के हिसाब से देना है तो आपको ध्यान रखना है कि नॉड के हिसाब से नॉड को मिलाकर चलेंगे, नॉड के हिसाब से नॉड को मिलाकर चलेंगे, तो वो लाइन नॉड जो है उसके साथ मैच करता रहेगा इस तरीके से, वो अंदर और बाहर फिक्स तरीके से रहेगा। और इसकी भी आउटलाइन को उसी तरीके से बढ़ा देंगे जितना आपने बढ़ाया है। पैटर्न वही है, डिज़ाइन वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आगे की तरफ बढ़ाना है तो हमें ध्यान देना होगा कि अगर इस पैटर्न की जाली को, अब तो हमने बना दिया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करके जब हम फाइनल कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्यू से जब हम फाइनल कर देते हैं, इसको वेल्ड कर देते हैं, तो ये जुड़ जाता है। अब यही डिज़ाइन का पैटर्न अगर थोड़ा सा हमें एंगुलर के हिसाब से इस टाइप से मिलता तो थोड़ी सी मुश्किल लगती। हालांकि डिज़ाइन को हमें समझना होगा। यहाँ डिज़ाइन का सिर्फ एंगल बदलने से हमारे दिमाग में इस तरह का एक ख्याल आ गया कि ये अलग है। देखा सर, इसमें आप देख रहे हैं कि अब जो एंगल था वो बदला है, पैटर्न वही है, डिज़ाइन वही सेम है, बस इसका एंगल बदला हुआ है। इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अगर इस डिज़ाइन को हम उसी टाइप में चाहते हैं तो आपको बस इसको रोटेट करना है, डिज़ाइन वही है इसको। अब मेन जो बात है कि इस डिज़ाइन को रिपीट करने के लिए अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट क्यू के बाद अगर वेल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें पैटर्न को समझना ज़रूरी है। देखिए अंदर का पार्ट अगर हमें निकालना है, इसमें अगर कोई चेंज लाना है ना तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम राइट क्लिक करके इसको कॉपी बनाते हैं दोनों के अंदर और कंट्रोल के करने के बाद आप देखते हैं कि ये ब्रेक हो गया है, पूरा का पूरा डिज़ाइन जो है वो ब्रेक हो गया है।
और हमें बीच का स्ट्रक्चर अगर नहीं चाहिए, यानी बीच के जो पार्ट्स हैं वो नहीं चाहिए, ज़्यादा जाली बन रही है, थोड़ा सा मेटल को बढ़ाना है, मोटा करना है, तो आप देखिए शिफ्ट को प्रेस करते हुए ऐसे ड्रैग करेंगे कि बीच का ही पार्ट सेलेक्ट हो। शिफ्ट को प्रेस करना है और इस तरीके से ड्रैग करते हुए चलना है, बस कि वो ही पार्ट सेलेक्ट हो जो आप डिलीट करना चाहते हैं, दूसरे का सिलेक्शन ना हो। जैसे ही आप डिलीट करेंगे केवल वो पार्ट निकल जाएंगे। अगर आप दाएं से बाएं चलेंगे तो भी इसी तरीके से ड्रैग करते हुए निकाल सकते हैं, आप 1 बाई 1 भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ड्रैग करते हुए चलाएं तो भी आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। जो पार्ट आप नहीं रखना चाहते उनको डिलीट कर रहे हैं तो आप 1 बाई 1 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ड्रैग करते हुए अगर करें तो ध्यान यही देना है कि ड्रैग करने के बाद जब सिलेक्शन होता है तो जो सिलेक्ट होता है पूरा का पूरा एरिया कवर करता है वो डिलीट होता है, तो हमें सिलेक्शन करना है बीच का एरिया। तो जैसे ही हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि वही पार्ट सिलेक्ट हुआ है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। ऐसे ड्रैग करते हुए आप कर सकते हैं इसको, यहाँ तक जो सिलेक्शन किया है वही डिलीट हुआ है। तो आप जैसा आप इसको करना चाहें, जब डिज़ाइन बड़ा होता है, जैसे इतना छोटा होता तो 2-4 थे हम काट सकते थे उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्लिक करके, लेकिन बड़े स्टेप में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि इसको काटने के लिए हम अगर ड्रैग करते हुए सिलेक्शन करते हैं तो काम जल्दी होता है, वर्क फास्ट होता है। कंबाइन करके हम देखते हैं तो डिज़ाइन में यहाँ परिवर्तन आ गया है, चेंज आ गया है, बीच का होल निकल गया है। अब रिपीट की जो बात कर रहे थे पहले के डिज़ाइन में भी हमने की कि इसका कुछ ऐसा भाग निकल सकता है क्या कि जिसको अगर हम मिरर की तरह रिपीट करें या ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से इसको रिपीट करते जाएं तो ये आगे बढ़े। तो यहाँ हमें देखना है कि अगर हम किसी भी पॉइंट को पकड़ें और उसकी नोड को मिलान करें इस तरीके से, यहाँ एज लिखा आ रहा है, अभी नोड आया है, तो यहाँ हमने 2 टुकड़ों में इसको काट दिया, ये नीचे का पार्ट, ये ऊपर का। अगर हम इस पार्ट को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये शेप बन जाएगी, यहाँ से हमें पता चल गया। और यहाँ हम लेफ्ट साइड वाले को भी देखेंगे कि ये टुकड़ा अगर नोड के हिसाब से कट जाए, इधर में राइट साइड वाले पॉइंट को भी इसी तरह से नोड का मिलान कर देंगे और नीचे वाले पॉइंट को भी नोड का मिलान कर देंगे। अब बीच में जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया है, डिज़ाइन आया है, पैटर्न आया है, उसको हम देखेंगे कि उसका अगर हम इंटरसेक्ट निकाल लें, यानी उस पार्ट को हम अलग निकाल कर अपने पास रख लें तो क्या उससे हम डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने एक बॉक्स लगाया, एक रेक्टेंगल लगाया और जाली को सिलेक्ट करने के बाद, शिफ्ट के साथ जाली को सिलेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट निकाल दिया। अब इस इंटरसेक्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से। अब आप जो जाली पैटर्न बना रहे थे उसका आपने एक पार्ट इस तरीके का निकाल लिया कि अगर आप इसको रिपीट करेंगे तो डिज़ाइन जो है वो वही क्रिएट होगा जो आप पहले बना रहे थे, ये वाला। अगर आपने इस तरह से पैटर्न को बढ़ाना है तो भी बढ़ाया जा सकता है, और पहले अगर बढ़ा रहे थे तो उसकी मदद से तो बढ़ा ही सकते हैं। यहाँ बने हुए डिज़ाइन को चेंज करने की बात हो रही है। आप देख रहे हैं सेम डिज़ाइन बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस डिज़ाइन को चेंज करेंगे, अगर आप कंट्रोल के करते हैं और इसके आउटर को रिमूव कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पैटर्न आप जो पहले बना रहे थे उसके हिसाब से ये वाला टुकड़ा अगर निकालेंगे जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इस तरीके से, इन सभी को कंबाइन करेंगे, यहाँ हम वही ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं और यहाँ से हम इसको इंटरसेक्ट निकाल रहे हैं। इंटरसेक्ट निकालने के बाद हम देखेंगे कि जो डिज़ाइन हमने पहले निकाला था, जो टुकड़ा हमने पहले निकाला था, वो उस जाली के मेटल का था, और ये वो खांचे हैं, जो ये वो पार्ट्स हैं जो वेस्ट में गिरने वाले थे, जो जाली को क्रिएट कर रहे थे। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर हम इस डिज़ाइन के पैटर्न को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वही पैटर्न के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। आप राइट क्लिक करते हुए चलेंगे आगे की तरफ, नीचे की तरफ लेके आते हैं। अगर आउटर आप कट करके सिर्फ खांचों को रख के मेटल आपका पूरा होता है तो इस शेप की मदद से ऐसे काटा जाता है। अगर आप इसको कंबाइन करते हैं, वेल्ड करते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप रेक्टेंगल की मदद से
जैसे पहले कर रहे थे उसकी मदद से ऐसे जाली में फिट करते हैं तो डिज़ाइन वही बनेगा जो हम पहले बना रहे थे। जैसे कंबाइन करेंगे आप इसके पैटर्न को ऐसे समझेंगे। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत ये रहती है कि आप डिज़ाइन राइट क्लिक करके देखते हैं तो सही लगता है, लेकिन कलर में ऐसा दिखाई देता है। इसके लिए मैंने एक तोड़ बताया था कि आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे कोई भी किसी तरह का एक शेप ले लेना है। उस शेप का जो भी आप कलर करेंगे वो कलर कर सकते हैं। बस पहले इसका सिलेक्शन करना है जो ऑब्जेक्ट आपको सही करना है देखने में। हालांकि कटिंग में ये सही आएगा, बस हैचिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें आपको देखना है पहले उसका सिलेक्शन करना है जिसको सही देखना चाहते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है जो आपने बनाया है। दोनों को कंबाइन या वेल्ड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे ही कंबाइन करेंगे या वेल्ड करेंगे आप देखेंगे कि जो पैटर्न था हमें सही दिखाई देने लग गया है। लेकिन बनाने का इसमें तरीका अलग था। ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेप एंड रिपीट के हिसाब से आप डिज़ाइन को बनाते हैं। तो सिर्फ ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है कि इस पैटर्न को अगर हमने काट के रख लिया तो आप इसको रिपीट करते हुए किसी भी रेशो में बना सकते हैं। आप इस पॉइंट को अगर काट लेते हैं तो किसी भी रेशो में बनाया जा सकता है। और यहाँ अगर ये वाला पैटर्न हम थोड़ा सा घुमा दें, यानी अगर इसको रिपीट कर दें हम इस टाइप से, तो आप इसको इस तरीके से नहीं आगे बढ़ा सकते। अगर यहाँ एंगल जो है इसका ये ऊपर की तरफ होता है, जैसे कि यहाँ हमने एंगल को घुमा के ये वाला देखा था ना, इसी तरीके से ये वाला अगर इसके एंगल को आपने रिपीट कर दिया है तो पैटर्न का शेप अलग निकलेगा। ये ध्यान देना, यहाँ पैटर्न जो बनेगा रिपीट करने के लिए, स्टेप एंड रिपीट के लिए, कि उसको पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ अब शेप अलग निकलने वाली है। इसमें से हमें रिपीट करना है तो हमें एक पॉइंट को पकड़ना है कि जो भी ऑब्जेक्ट ऐसा है उसको अगर मूव किया जाए, रिपीट किया जाए तो उसकी शेप कैसी निकले। अगर हम इस शेप को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये पैटर्न रिपीट करेगा इसको। ये शेप यहाँ से अगर हम घुमाएंगे तो ये वाला पैटर्न रिपीट करेगा। और इसमें भी यहाँ तक हम लाइन को लगा सकते हैं। ये लाइंस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पहले पता चल जाए, बाद में हम रेक्टेंगल से उसके एज को इस तरीके से फिट कर सकते हैं। यहाँ आप इसके स्टेप एंड रिपीट के हिसाब से ये वाली कमांड को निकालेंगे, ये टुकड़ा बाहर निकलेगा जब ये रिपीट होगा इस तरीके से। आगे की तरफ दाएं बाएं किसी तरह आप मिरर की तरह इसको रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि डिज़ाइन तो वही बन रहा है सेम। पैटर्न के हिसाब से डिज़ाइन सही बन रहा है, लेकिन टुकड़ा का क्या काम करेगा। हमारा जो पॉइंट है इस डिज़ाइन का मेन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा टूल है जिससे हमने ये वाला निकाल लिया है पैटर्न, और इसको रिपीट करने पर यही डिज़ाइन बनेगा जो रेशो के हिसाब से किसी भी साइज़ में आप सेट कर सकते हैं। जैसे लंबाई में करना हो, राउंड में करना हो, किसी भी तरीके से आपको रेशो बढ़ाना हो, साइज़ बढ़ाना हो, जाली का स्टेप उतना ही रखना हो, बड़ा या छोटा नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर फिर बारीक हो जाते हैं। तो आपको स्टेप एंड रिपीट में ये मिला। यहाँ पे अगर हम इसको भी कंट्रोल के कर लेते हैं और ब्रेक करके आउटर को हटा देते हैं, यहाँ हमारे पास जो पैटर्न बचा हुआ है उस पैटर्न में अब अगर हम रिपीट स्टेप एंड रिपीट करते हैं तो उसके हिसाब से हमें जो पैटर्न मिलता है वो भी उसी तरह का ही मिलेगा जैसा इधर दिया हुआ है ये वाला, लेकिन इसकी शेप अलग होगी। आप इसको कंबाइन करेंगे, ये शेप, ये टुकड़ा हम कंट्रोल एक्स कर लेते हैं जिससे हमने इसे काट लिया है, और सिलेक्शन करते हुए आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। कंबाइन करने के बाद फिर से कंट्रोल वी करेंगे और बीच के स्ट्रक्चर को निकालने के लिए आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। ये जो बीच का पॉइंट हमारा निकला है ये भी डिज़ाइन को उसी तरह से क्रिएट करेगा, आगे की तरफ रिपीट करेगा, कंट्रोल आर करेगा, सेम डिज़ाइन क्रिएट करेगा जैसा है। लेकिन टुकड़े जो हमने टुकड़ा निकाला है इसका रिपीट करने के लिए, वो आप देख पा रहे हैं कि वो इस तरह का एक स्क्वायर पैटर्न या बराबर में चल रहा है। अगर हम इसके बाहर में आउटर लगा के कंबाइन करके देखते हैं तो डिज़ाइन की शेप जो है वो हमें इस तरह की दिखाई दे रही है। वही सेम पैटर्न हमें बताया था कि इसकी मदद से हमें ध्यान देना है कि जब इस तरह की शेप को देखने के लिए सही नहीं बनता है
तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेना है। पहले हम पूरे के पूरे इस ढांचे को जो बीच का हमने बनाया था इसको वेल्ड करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने पर, कलर फिल करने पर अगर हमें क्लियर नहीं दिखाई देता है, जैसे कि पहले नहीं दिया था, वो क्यों नहीं दिया था आप देखेंगे। यहाँ आप इसको पहले इसका सिलेक्शन करते हैं, फिर बीच के स्ट्रक्चर का सिलेक्शन करते हैं, कंबाइन करते हैं, कलर के हिसाब से आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो या पहले से बना हुआ भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है उसका जो सही दिखाई दे रहा है। उसका सिलेक्शन करने के बाद आप दूसरे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे, पहले उस ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन और कंबाइन या वेल्ड करेंगे, तो ये पैटर्न आपको दिखाई देगा। अब इसमें ये इस पैटर्न से भी नहीं दे रहा है, यानी हमने पहले से बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर ले लिया, इसके कारण है। तो हम यहाँ नया वही स्टेप लेंगे, आप इसको सिलेक्शन करेंगे। अब जो भी आप वेल्ड करेंगे वो इसकी प्रॉपर्टी इसमें चली जाएगी और ये पैटर्न इस हिसाब से हमें दिखाई देने लगेगा कलर फिल करने पर। तो रिपीट होने के लिए एक ही डिज़ाइन था, छोटा सा हमने एक स्टार्ट किया था। इस पॉइंट को हमने समझने के लिए ये पार्ट्स निकाल के छोड़ दिए, ये वाले जो हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाने में, उसको रिसाइज करने में मदद करेंगे। अगर हम इन पैटर्न को साइज के हिसाब से निकाल देते हैं, जैसा कि इस आउटलाइन का हमने 5 mm बॉर्डर दिया है, तो अगर हम इस 5 mm को साइज में बड़ा या छोटा करते हैं तो ये बॉर्डर जो है वो बड़ी या छोटी होगी। लेकिन अगर 5 mm के हिसाब से हमने स्टेप एंड रिपीट के हिसाब से स्टार्ट करना शुरू किया कि एक स्टेप को अगर हम रिपीट करते जाएं तो बॉर्डर का साइज वही रहेगा 5 mm, जाली का पैटर्न चेंज नहीं होगा। और इसमें बदलाव ये है कि आप इन दोनों पार्ट्स को अगर सेलेक्ट करते हैं तो आप सीधी रेखा में जैसे डिज़ाइन बना हुआ था उसके हिसाब से आपको मिलेगा ये वाला। और अगर ये वाले पॉइंट में आपको ऊपर की तरफ एंगल सेट करना है तो इन दोनों की मदद से आप रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपको स्टेप में निकालना आना चाहिए। ये जो चौकलिया का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो जाली का पैटर्न देख रहे हैं, इसमें से हमने बीच में से उन स्टेप को निकाल दिया है। अगर आप बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो आप उस वाले स्टेप पहले में जाएंगे जो आपने वेल्ड नहीं किया था, और इसमें आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं कि ये 5 mm नहीं, हमें 6 mm चाहिए तो 6 कीजिए। अगर ये हमें बहुत बारीक चाहिए तो बहुत बारीक, यानी 3 चाहिए तो 3 के हिसाब से कीजिए। डिज़ाइन को बनाने का जो तरीका है वो हमें समझ में आना चाहिए कि हम इस तरह के पैटर्न को अगर लेके बना रहे हैं तो भी बना रहे थे, और यहाँ हमने दूसरे सर्कल के हिसाब से भी बनाया, एक सर्कल को दूसरे के ऊपर फिट किया उस हिसाब से भी बना दिया, रोटेशन करके भी हमने बनाया। तो ये पैटर्न जो है वो समझना ज़रूरी है कि किसी भी डिज़ाइन को बनाते टाइम हमारे दिमाग में, हमारे ध्यान में जो है अलग अलग इल्यूज़न बनते हैं। वो ये इल्यूज़न होते हैं कि हम डिज़ाइन को सही तरीके से देख नहीं पाते, और देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो आप उन स्टेप पे गौर कीजिए जो गिर जाएंगे, जो पार्ट गिर जाएंगे। अगर उनके ऊपर आप फोकस करते हैं तो सिर्फ उनको क्रिएट करने के लिए भी आप बाहर के आउटर को बनाएंगे और अंदर के स्टेप को रख लेंगे। जैसे हमने ये वाला स्टेप अगर बनाकर रख लिया था तो इसकी मदद से हम देख पा रहे हैं। और दूसरा है कि मेटल को ध्यान दीजिए कि मेटल बचा हुआ जो पार्ट है वो कितना है और उसकी शेप कैसी है। अगर हम मैनुअल इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा लाइन की मदद से, यानी उसमें सर्कल भी नहीं आएगा सही से, उसकी सिमेट्री नहीं आएगी, वो ग्राफ के हिसाब से वर्क नहीं करेगा और उसकी नोड एक दूसरे के साथ नहीं मिलेगी। जैसे आप नोड टू नोड अगर मिलान करें तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं इस तरीके से प्रत्येक नोड एक दूसरे के साथ मिलान कर रही है। यहाँ आप किसी भी सर्कल शेप में इसको रखेंगे तो भी ये बराबर में रहेगी, क्योंकि अगर आप इसमें ये वाले जाली के पैटर्न को अगर हमने कंप्लीट किया है और इसको सर्कल शेप में हमें निकालना है इस तरीके से, तो सर्कल में जैसे ही आप सेंटर पॉइंट के हिसाब से इसको फिक्स करते हैं तो आप देखेंगे कि उस सर्कल के हिसाब से अगर हम कटआउट निकालते हैं, इसका वही इंटरसेक्ट निकाला है, डिलीट कर दिया है, सर्कल की आउटलाइन को हम बढ़ा रहे हैं कितना, जितना इधर बढ़ा हुआ है 5 mm, 6 mm करना चाहें तो 6 mm, 7 mm करना चाहें तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से सर्कल बढ़ रहा है। और आप अगर इसकी अलाइनमेंट को देखें तो प्रत्येक नोड
इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से टच कर रही है। यानी यहाँ आप नॉड के हिसाब से देखें तो ये बराबर में है, ये वाली नॉड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को लगा कर देखें तो भी बराबर में है, साइड बाय साइड लाइन से देखें तो सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो बराबर में है। तो ये एक सही तरीका हो गया जिससे हम डिज़ाइन के पूरे नॉड को देख सकते हैं कि वो डिज़ाइन का पैटर्न बना हुआ जो है वो सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं है तो हम उसके नॉड्स को देखेंगे कि नॉड का मिलान सही नहीं हुआ है। अगर आप रिपीट करते हैं उसे टाइम, आपको पता चल जाता है कि ये डिज़ाइन जो है वो सही नहीं बन रहा है। जैसे इसको अगर रिपीट करना हो और हम इसको इस तरीके से रिपीट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से हमने पकड़ा तो नोड है लेकिन आगे पीछे ऐसे हो जाता है, तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि डिज़ाइन सही नहीं बन रहा है, ऊपर नीचे कहीं अलग जा रहा है ऐसे। अगर आप इसमें भी हल्का सा ये ऊपर की तरफ कर देते हैं ऐसे, तो आप पाएंगे कि कटिंग करने पर ये जो एंगल है, ये जो कॉर्नर है, ये कहीं ना कहीं आगे की तरफ मूव कर रहा है। कंट्रोल को प्रेस करते हुए अगर आप रिपीट करते हैं तो ये आगे की तरफ इसी तरीके से शेप में रहेगा और वो उस एंगल को बराबर नहीं ला पाएगा। जैसे ही आपने रिपीट करना स्टार्ट किया, आप नॉड की मदद से देखिए कि इसका मिलान इस पॉइंट के साथ में नहीं हो रहा है, ऊपर वाली शेप का नीचे वाली शेप के साथ मिलान नहीं हो रहा है, यानी यहाँ बीच सेंटर में से ये ऑब्जेक्ट नहीं गुजर रहा है, इसकी शेप चेंज हो गई है। और ये वाले पैटर्न जो बन रहे हैं आगे सभी में ऐसा ही होगा कि जो भी पैटर्न बनेगा वो सही नहीं, चलने में चल जाएगा, कटिंग हो जाएगी, जाली निकल जाएगी, कारीगर काम करके दे देगा, लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखें, डिज़ाइन में अगर कट देखें या उसको एक सही तरीके से कहें कि डिज़ाइन सही है या नहीं, तो सही का पॉइंट यही हमें दिखाई देगा कि जो इसके नॉड्स हैं, जब इसमें नग वगैरह लगाए जाएंगे या कुछ भी इसमें मीनाकारी की जाएगी, यहाँ से ये पार्ट निकल जाए अगर और इसमें सिलाई वगैरह का काम होगा तो वो अलग अखरेगा, दिखेगा कि डिज़ाइन का पैटर्न बराबर में नहीं चल रहा है। जब ये पूरा कंप्लीट होके हमें सामने दिखाई देगा तो उसमें इस तरीके से हमें सफाई नज़र नहीं आएगी, एक्यूरेसी नज़र नहीं आएगी, उसको बराबर में नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान देना है, ये छोटे छोटे डिज़ाइन को हमें समझना है। आपकी ये दूसरी क्लास है तो इसमें देखिए धीरे धीरे हमें समझना होगा। टूल्स को एक बार ऐसा नहीं है कि टूल्स के हिसाब से सिर्फ टूल को ही सीखें, टूल हम साथ साथ में सीख रहे हैं। जो जो आपको बात बताई जा रही है कि कंट्रोल शिफ्ट क्यू कब करना है, बैक माइनस फ्रंट कब करना है, वेल्ड कब करना है, पोजीशन को चेंज करना है, उसके डिज़ाइन को समझना है। सबसे पहले तो डिज़ाइन को समझना आना चाहिए कि बनाना कैसे है, उसके बाद टूल की बात है कि हमें जब सर्कल लेना आएगा तो ही हम सर्कल को बनाएंगे, अगर आउटलाइन बढ़ानी आएगी तो ही हम आउटलाइन को बढ़ाएंगे। लेकिन हम ऐसे तो समझे ना कि ज़रूरत है हमें इस चीज़ की कि सर्कल हमने बनाया, हमें ज़रूरत पड़ी कि आउटलाइन बढ़ानी है, नहीं तो हम सर्कल को ड्रॉ करके ऐसे छोड़ देते, सर आप कह रहे थे ये तो बन गया। उसके बाद हमने देखा कि इसकी आउटलाइन को भी बढ़ाया जा सकता है और इसको काउंटर से भी किया जा सकता है, यानी अगर दो स्टेप को इस तरीके से जोड़ा जाए तो भी ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएगा, ये वाला पैटर्न फिर भी निकलेगा, कंबाइन करेंगे ये भी निकलेगा। और आप इसको मैनुअल करके भी और आप काउंटर से भी कर सकते हैं। लेकिन आउटलाइन का जब हमें पता है कि आउटलाइन को बढ़ाने के बाद भी कंट्रोल शिफ्ट क्यू किया जा सकता है तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू करना है और वेल्ड कर देना है। ये जब तक आपको इसमें टूल्स जो हैं वो टूल्स यूज़ करना नहीं आएंगे और इसके साथ साथ आप डिज़ाइन को नहीं समझेंगे। डिज़ाइन को समझना है कि वो बराबर है या नहीं, उसको किन शेप की मदद से बनाया जा सकता है, क्या उसमें लाइन टूल से ही ट्रेस करके बनेगा या किसी भी ऑब्जेक्ट से वो बन सकता है। जब डिज़ाइन को देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे, आप उसमें अलग अलग पैटर्न को नज़र, सिर्फ एक ही डिज़ाइन में आपको बहुत तरह के पैटर्न नज़र आएंगे। हो सकता है आपको इस डिज़ाइन में ये नज़र आए कि यहाँ पे एक शेप लगा दें और इनको आगे की तरफ बढ़ा दें ऐसे। ये एक कश्ती शेप आप देख रहे हैं कॉर्नर में, आपको अगर ये शेप ऐसे लगे कि इसको हम ऐसे बढ़ा दें और फिर इन शेप को ऐसे कर दें, तो माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि आप सिर्फ इस पे ही ध्यान दें कि ये वाला जो सर्कल बना हुआ है अगर हम इससे ये शेप निकाल लें यहाँ से और ये शेप को यहाँ से ऐसे बना लें, इंटरसेक्ट तो निकालना गुरुजी ने बता ही दिया है, तो हम ऐसे कर लें, तो यहाँ हमारा रूल नहीं रहा कोई भी कि हम ये जो पॉइंट है इस लाइन को अगर आगे बढ़ाते हुए ऐसे चलेंगे तो वो कौन सी शेप में कितने डिग्री एंगल के हिसाब से कितने गैप में रहेगा। उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म टूल का मदद लेना हो सकता है, लेकिन आपको ये काम
थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, थोड़ी सिमेट्री को मिलान करना भी मुश्किल होगा, दोनों चीज़ों को आपस में मिलान करना मुश्किल होगा। नीचे की तरफ हम स्टेप एंड रिपीट के हिसाब से चलेंगे तो भी दिक्कत आएगी। यानी जो भी आप डिज़ाइन फिर बनाएंगे उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है और टाइम भी इसमें लग सकता है, ज़्यादा टाइम खपत होगा और मिलान हम सही तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से अगर करेंगे तो हो जाएगा, कोई इसमें वो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें कोई भी डिज़ाइन को उस तरीके से समझ में आता है कि इसको बनाने का ये वाला तरीका आसान है, तो हम उसी तरीके से करें जो आपको ठीक लगता है, या हम डिज़ाइन को जल्दी कैसे करें उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ये आपको पैटर्न समझ में आया? कल का डिज़ाइन भी आपको समझ में आया सर? क्लास को सेव करते रहना और रिपीट। देखिए प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ये मैं बार बार यही बात बोलता हूँ सर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम आपको सिखा ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे लगन के हिसाब से, एक क्लास को आपने रिपीट करना है, 1 घंटे की क्लास को जो बताया है बस उसी को रिपीट करना है, आपके माइंड में अपने आप डिज़ाइन आता जाएगा कि हम कैसे आगे चलें, क्या स्टेप को कैसे करें। टूल्स आपको फिर भी कुछ तो वीडियोज़ मिल गए हैं, उनमें से ले लेना। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको नोट करना है, जब भी आपको किसी डिज़ाइन में कोई दिक्कत आए तो उसको वही नोट कर लेना है, एरर को उसी टाइम नोट कर लेना है कि ये डिज़ाइन के अंदर हम इस स्टेप को कैसे रिपीट करें, या ये डिज़ाइन हमारे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आना क्या हो गया कि हमें टूल्स लगाने नहीं आ रहे हैं या उसको समझना नहीं आ रहा है। डिज़ाइन को मैंने बताया था समझना है पहले, डिज़ाइन के ऊपर आप 15 से 20 मिनट का टाइम दीजिए, कोई भी डिज़ाइन हो उसको समझिए कि कितने तरीके से बनाया जा सकता है, इसका पैटर्न कैसा है, इसको रिपीट कैसे किया गया है। आपको सिर्फ ध्यान देना है इस बात पे ही कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। डिज़ाइन सीखना आसान है लेकिन उसको करना मुश्किल है सर। अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो फिर आप डिज़ाइन कैसे करेंगे? टाइम को कम करने के लिए ही स्पीड को बढ़ाना है, और स्पीड तभी बढ़ेगी जब हम सारे के सारे टूल्स को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी, और स्पीड ही कंट्रोल करेगी आपके डिज़ाइन को। डिज़ाइन सीखने के बाद अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा करने का डिज़ाइन, तो आप कैसे करेंगे? तो स्पीड मायने रखेगी वहाँ पे कि आप कितना फास्ट उसको कर सकते हैं, और रूल भी वहाँ यही रहेंगे। रूल के हिसाब से अगर आप करेंगे तो फास्ट चलेंगे, बाद में आपको लाइन लगा के देखना नहीं पड़ेगा कि ये सीध में है या नहीं, क्योंकि हम पहले से ही उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। ठीक है सर, कल की क्लास में फिर मिलेंगे जी। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, थोड़ा सा अपडेट करने में टाइम लगेगा जी सर। ओके सर, वेलकम।